तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सीरीज एमटीएस के प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग जीके जीएस के सारे 25 क्वेश्चनों को डिस्कशन करें। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है ये 1/9/2023 1 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया सारे जीके जीएस के 25 क्वेश्चनों का डिस्कशन है। आई होप ये सीरीज आपके लिए बेनिफिट हो रहा होगा, आप इस सीरीज को समझ पा रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप तक इजीली पहुंच पा रहे होंगे। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अच्छा इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करके सारे पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ध्यान से समझना है ये सभी चीज़ों को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का इसके पीडीएफ के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ईंटों वाला जो मंदिर है ये किस वंश से संबंधित है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। कहा जाता है कि जो वास्तुकला है वो गुप्त वंश में उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो मंदिर होते थे ईंट और पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है, अच्छा गुप्त वंश जो है, बेसिकली ये मंदिर है जो गुप्त वंश से संबंधित है। और गुप्त वंश यहाँ पे विष्णु और शिव जैसे हिंदू भगवान की पूजा करते थे। तो ये जो मंदिर है ये विष्णु भगवान के लिए ये समर्पित मंदिर है। ठीक है, ये सभी चीजें याद रखना है। गुप्त वंश से रिलेटेड, गुप्त काल से रिलेटेड और भी कुछ मंदिर है, उसे भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला में अगर बात कर ले तो देवगढ़ का झांसी उत्तर प्रदेश का एक दशावतार मंदिर है, ये भी गुप्त वंश है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। दूसरा, तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का जो विष्णु मंदिर है ये भी है। घुमरा सतना मध्य प्रदेश का जो शिव मंदिर है। और एक लास्ट का रचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश का जो ये पार्वती मंदिर है। ये सभी चीज आपको याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो इसको ध्यान से समझना है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में ये अंतर है कि डेबिट कार्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बैंक से डायरेक्ट है जो पैसा निकाल सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड किस लिए यूज किया जाता है? तो जो निश्चित सीमा तक जो ऋण लोन में लिया जा सकता है उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पूर्वी पश्चिम गलियारा जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने का काम करता है? तो अगर बात कर ले स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है, ये अगर बात करें तो हमारा उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम वाला एरिया को ज्वाइन करने का ये बड़ा सा राजमार्ग है। उत्तर से लेकर के जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में जो तमिलनाडु है वहां तक फैला हुआ है, और पूरब में असम से लेकर के जो पश्चिम में है ये हमारा गुजरात तक है। ठीक है, तो यही आपको बताना है। तो पूरब से पश्चिम तक में क्या है? तो गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है सिलचर, और असम का एक जगह है जिसका नाम है सिलचर, और गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर। तो ये सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात कर लेते हैं उत्तर उत्तर दक्षिण गलियारा का, तो ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक को जोड़ने का काम करता है। ये सभी आपको याद रखना है। तो ये दो गलियारा है, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो बंगाल में इस ऑप्शन में से कौन सी आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? जो रामकृष्ण मिशन आंदोलन है इसकी शुरुआत है जो बंगाल में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1896 में की गई थी। 1896 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी। और ये किसके द्वारा? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी।
अच्छा, ये रामकृष्ण इसका नाम क्यों रखा गया? स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पे ये मिशन की स्थापना की गई थी। तो रामकृष्ण परमहंस परमहंस थे, ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। तो ये उनके गुरु थे, ठीक है। और विवेकानंद इसकी स्थापना किए थे। अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन की। तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे की गई थी? उस समय पे बम्बई में ये की गई थी, ये याद रखना है। और ये कहाँ पे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में किया गया था। बम्बई में किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे प्रार्थना समाज की स्थापना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी, 1867 ईस्वी में। और ये कहाँ पे की गई थी? तो ये भी बम्बई में ही की गई थी। तो ये बम्बई में ही की गई थी 1867 में। प्रार्थना समाज का जो संस्थापक थे वो आत्मा राम पांडुरंग थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। 1873 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा, ये इसका स्थापना सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। और ये आपका महाराष्ट्र में किया गया था, ये याद रखना है। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बंगाल में किया गया था स्वामी विवेकानंद सरस्वती के द्वारा 1896 में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने निकोरबन और कुरीविकरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूचित? इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। करेंट अफेयर था, इसको छोड़ दीजिए। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है कि निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले या किशोर कुमार या फिर पंडित रविशंकर या पंडित भीमसेन जोशी? तो पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये कब तक का बताना है? मई 2023 तक के अकॉर्डिंग बताना है। तो पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को ये दोनों को भारत रत्न दिया गया है, जबकि इसमें से किन्हीं जो ग्रुप है उसमें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, दोनों को। अच्छा, बात कर ले तो ये पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक है, बहुत ही फेमस। और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित 1999 में किया गया है। 1999 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और बात कर ले पंडित भीमसेन की, तो इन्हें 2009 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था। किस चीज से? तो हमारे भारत रत्न से। और जो ये पंडित भीमसेन जोशी हैं, ये हिंदुस्तानी संगीतकार गायक हैं, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बात कर लेते हैं हमारा भारत रत्न का। तो भारत रत्न की स्थापना कब की गई थी, मतलब भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, जिसे भारत का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी कहा जाता है। सातवें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेनाल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर फुटबॉल से संबंधित है, जबकि ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक और फ्री स्टाइल ये सभी तैराकी से संबंधित है, ठीक है। बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन पे। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। अच्छा, बताना है कि केरल का एक नृत्य का नाम बताना है, जिसका नाम क्या है? कथकली। और एक है मोहिनीअट्टम। ये कहाँ का है? केरल का है। तो ये सभी चीजें भी आपको क्या करना है, ये याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छा, और इस पे बात कर लेते हैं केरल की। तो एक और बात कर लेते हैं, जो कशनाटम है, ये भी याद रखना है। कशनाटम, कशनाटम जो है ये भी कहाँ का है? केरल का है। और राजस्थान की बात करें तो कालबेलिया और घूमर। तो कालबेलिया और घूमर की याद रखना है कि ये कहाँ का है? कालबेलिया, कालबेलिया और एक और याद रखना है घूमर। ये कहाँ का है? दोनों राजस्थान का है, ठीक है।
बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है। देखिए जो हमारा एक अनुच्छेद में 148 से लेकर के 151 तक का डिस्कशन किया गया है, और ये किसके बारे में डिस्कशन किया गया है, तो हमारे जो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन है कि 149 किस चीज़ के बारे में डिस्कशन है, तो जो हमारे 149 में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनके कर्तव्य और शक्तियों का डिस्कशन किया गया है। अच्छा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए जो आवास योजनाएं हैं ये किस अनुच्छेद में डिस्कशन किया गया है, तो नियुक्ति के लिए है अनुच्छेद नंबर 148 में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, तो अच्छा नियुक्ति हो गया किसमें, 148 में। ठीक है, और बात कर लेते हैं तो 150 में क्या है, संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, और 151 है अडीग रिपोर्ट। तो ये सभी चीज आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं हुए थे। तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपको बताने हैं इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नील नदी का पानी किस में गिरता है, तो नील नदी का पानी भूमध्य सागर में जाकर के गिरता है। कहाँ जाकर के गिरता है, भूमध्य सागर में। अगर बात करें तो ये अगर बात करें अफ्रीका की भी सबसे बड़ी नदी है, और पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, जिसका पानी जाकर कहाँ गिरता है, भूमध्य सागर में जाकर के गिरता है। ये याद रखना है। तो अफ्रीका की नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और फिर जाकर के वो भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। और इस पे कुछ बांध भी बनाए गए हैं, तो वो भी याद रखना है। जो आसवन बांध है और एक नासिर झील है, ये दोनों नील नदी पर ही स्थित है। अच्छा, नील नदी की कुल लंबाई की बात कर ले, इसका कुल लंबाई 6,690 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे तांगानिका झील। तो ये अफ्रीका की मीठे पानी की एक झील है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा माह के कब मनाई जाती है, किस पूर्णिमा को मनाई जाती है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। किसको मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को। अच्छा, बात कर लेते हैं हमारे सिख ये गुरु नानक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो गुरु नानक हैं, गुरु नानक के जन्मदिन पर एक जयंती मनाते हैं लोग, जिसे गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और ये जगह क्या था, तलवंडी में इनका जगह था, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो ये याद रखना। ठीक है, और ये सिख परंपरा के अनुयायी, जो सिख धर्म, इनका संस्थापक भी गुरु नानक देव को ही माना जाता है। अच्छा, इनकी मृत्यु की बात कर ले तो ये 1539 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद इनका जो अनुयायी था अंगद, वो इनके बाद वो सिख धर्म को आगे ले जाने का ये समझा था। बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना एमजी रनाडे और जीबी जोशी द्वारा किया गया है। तो किसकी स्थापना किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ये एमजी रनाडे और जीबी जोशी के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1870 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो जो अभिनव भारत है, इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। अच्छा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया था, फिरोज शाह मेहता और तेलंग बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। ये आपको याद रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 14, पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन नाम केलियम से लिया गया है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन फालतू का दिया गया है, सिर्फ इसको बताना है कि केलियम जो है उसका एक लैटिन नाम है, उसका जो हम लोग यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसका नाम क्या होता है।
तो कैलियम जो होता है वो के से कैलियम होता है, और के से क्या होता है अगर याद करें तो पोटेशियम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स है जिसका नाम लैटिन में तो कुछ और है और पीरियोडिक टेबल में कुछ और लिखा गया है। तो वो टोटल 11 है, इन सभी को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सोडियम, सोडियम का जो लैटिन नेम है उसको नाइट्रियम कहते हैं, जिसका ये दोनों लेकर के इसका है जो इसका संकेत Na बनाया गया है। आयरन, आयरन को हम लोग फेरम बोलते हैं जो कि Fe को लिया गया है। पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं जो कि अभी क्वेश्चन में था, K को लिया गया है। कॉपर को हम लोग क्यूप्रम बोलते हैं जिसका Cu लिया गया है। गोल्ड को हम लोग ऑरम बोलते हैं जिसका Au लिया गया है। लेड, लेड को प्लम्बम बोलते हैं जिसका P और B लेकर के बनाया गया है। और एंटीमनी हो गया जिसको हम लोग अस्टीबियम कहते हैं, तो S और B लेकर के इसका बनाया गया है। ठीक है। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन में होगा वॉल्फ्रम, तो वॉल्फ्रम का W लिया गया है। सिल्वर में आर्जेंटीनम Ag लिया गया है। और टीन का देखेंगे तो अस्टैनम, अस्टैनम का S और N लेकर के बनाया गया है। फिर लास्ट हमारा है मरकरी, मरकरी को हम लोग हाइड्रोग्रियम बोलते हैं जिसका H और G लेकर के बनाया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हो सकता है कि आने वाले जो 2024 का एग्जाम है वो उसमें जरूर पूछ सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन, 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक ने रंग तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी जो है ये तंत्रिका का पहला तस्वीर है जो प्रकाशित किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमिलो गोल्गी। अब ये किस उस समय का टाइम क्या हो रहा था, तो 1873 1873 की बात है जब ये पहला तस्वीर है जो ये प्रकाशित किए थे। ये सभी याद रखना है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरा किया, तो ये 11,000 रन पूरा किया था। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को तसांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर बात कर ले नदी बेसिन की, तो किस नदी को तसांगपो के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है किस नदी को तसांगपो के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसको तसांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे जाना जाता है, तो तिब्बत में जो नदी है ब्रह्मपुत्रा उसे तसांगपो के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे यारलुंग जंगबो के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो निकलती कहाँ से है, तो अगर मैप में आप देखेंगे, सॉरी मैप में लगाना भूल गया, तो एक बार आप ध्यान से देख ले, तो अगर है मैप तो आप निकाल के देख ले। तो जो हमारा देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी है वो चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील। अगर जब मैप में देखेंगे, इंडिया का मैप है, तो यहाँ से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चुमांग युंग डुंग ग्लेशियर, वहीं से ये रिवर निकलते हुए पास होती है। ठीक है। अब देखना इसको मैप में इस तरीके से है, यहाँ से निकली और यहाँ से पैरेलल ऐसे आती हुई होती क्या है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, असम में जाती है, और फिर ये हमारा एक बांग्लादेश में आकर के गिर जाती है। ठीक है। तो यहाँ जो निकलती है तो ये इसका उद्गम स्थान क्या है, तो ये है मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है। यह नदी जो है ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती हुई जाती है, और नामचा बरबा पर्वत शिखर जो मध्य हिमालय में है से के पास पहुंचकर यू आकृति बनाती है, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है। यू आकृति बनाते हुए ये क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है। तो ये गॉर्ज है, वहीं से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे ही ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है, दिहांग। इस नदी का नाम क्या होता है, दिहांग। दिहांग के नाम से इसको अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। अच्छा, इसको त्सांगपो कहाँ जानते हैं, त्सांगपो इसको हम लोग चीन में त्सांगपो बोला जाता है। ठीक है। अब ये दिहांग में जैसे ही इंटर की अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आती है, तो इसका नाम बदल जाता है, और इसे हम लोग असम में जैसे ही ये इंटर करती है तब इसे हम लोग ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये ब्रह्मपुत्रा के नाम से आगे बढ़ती है, और जैसे ही आगे बढ़ती है इसको फिर यहाँ पे बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसका असम में हो गया ब्रह्मपुत्रा, और ये जैसे ही बांग्लादेश में गई इसका क्या नाम हो गया, जमुना। एक यमुना है, यमुना अलग होता है जो कि गंगा की सहायक नदी होती है, और ये है जमुना। तो जमुना आपको भी याद रखना, ये जमुना है, ये जमुना है, और ये वाला। ठीक है।
तो ऐसे, तो ये हमारा गंगा नदी हो गया। गंगा नदी का ये आती है, गंगा नदी दो भागों में बट जाती है, जो कि अगर जो बांग्लादेश में गंगा नदी आती है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पद्मा। और पद्मा और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है, और इसके संयुक्त धारा धारा को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, और ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये सभी दोनों बंगाल की खाड़ी में क्या हुई, जाकर के गिर गई, और इसका यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे एक पेड़, एक विभिन्न, एक डिफरेंट प्रकार का जो पेड़ पाया था उसको बोलते हैं सुंदरी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदी की, तो जैसे दिबांग, लोहित, केनूला, ये सभी आदक है इसकी सहायक नदी है, ठीक है। आई होप ये सभी आपको समझ में आए होंगे। तो ये बताना है कि तसांगपो है जो किसका नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है तसांगपो, जो कि चीन में इसे जाना जाता है। देख सकते हैं तसांगपो चीन में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और असम में इसे ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, 18 नंबर क्वेश्चन, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इनके द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी में कितने पाकिस्तान इनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी, जो कि 2000 में लिखी गई थी, और फिर बाद में इसे 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये याद रखना है। और एक ये भी याद रखना है कि एक सड़क 57 गलियां जो है 1957 में कमलेश्वर की प्रथम रचना थी। ये कब लिखी गई थी, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी 1957 में, लेकिन इसके लिए इनको कोई भी प्राइज वाइज नहीं मिला था, ठीक है। और फिर ये प्रथम इनकी रचना थी, और इसके बाद 1974 में काली आंधी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। फिर जलती हुई नदी 1997 में भी इनके द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक आलोचना ग्रंथ है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। तो मंदारिन एक भाषा है, भारत का पड़ोसी देश है, किस पड़ोसी देश का ये आधिकारिक भाषा है। तो मंदारिन किस पड़ोसी देश का आधिकारिक भाषा है, तो मंदारिन जो है वो चीन का आधिकारिक भाषा है। किसका, चीन का। अच्छा, बात कर लेते हैं भूटान की, तो भूटान की भी एक आधिकारिक भाषा है जिसे जोरवा के नाम से जाना जाता है। जोरवा के नाम से जाना जाता है भूटान में। श्रीलंका की भी एक आधिकारिक भाषा है जिसमें सिंहला बहुत ज़्यादा फेमस है। सिंहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंहला कहाँ की आधिकारिक भाषा है, तो श्रीलंका की। और एक और है जिसको याद रखना है, तमिल, तो आप सभी को पता ही है। तो श्रीलंका में तमिल और सिंहला, ये दो भाषाएं आपको याद रखना है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में भी है, एक तो फारसी है, फारसी, और दूसरा आप भी याद रखिएगा पश्तो यहाँ का आधिकारिक भाषा है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 20 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार 44 का उद्देश्य क्या है। जो संविधान 44 है उसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो ये भारत के जो नागरिक हैं, भारत के राज्य के क्षेत्र के जो नागरिक हैं, उन्हें के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, ये इसका डिस्कशन किया गया। अच्छा, ये भी याद रखना कि जो कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना, ये अनुच्छेद किसमें डिस्कशन किया गया है, तो ये 49 में डिस्कशन किया गया है। अच्छा, बात करें पर्यावरण की रक्षा और सुधार से रिलेटेड किस अनुच्छेद में डिस्कशन किया गया है, तो ये 48 का ए में डिस्कशन किया गया है, और इसका डिस्कशन है 50 में, ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के किसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो बताना यह है कि तो ये हो जाएगा इनसे क्या, लाहौरी गेट। कौन से गेट, लाहौरी गेट के ऊपर ये ध्वज को फहराया गया था, ये याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा ये मेजर किया जाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, रोशन कुमारी
शोभना नारायण और माया राव और कुमुदिनी लाखिया, ये किसके लिए किस चीज के ये प्रख्यात कलाकार है? सभी का नाम याद रखना है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण और माया राव और एक है कुमुदिनी लाखिया, ये किसके लिए फेमस है आपको बताना है। तो ये सभी कथक कलाकार हैं, बहुत ही अच्छा कथक करती हैं, ये सभी आपको बताना है। अच्छा बताना है कथक कहाँ का डांस है, तो ये यूपी का डांस है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का और कुचिपुड़ी का है एपी आंध्र प्रदेश का डांस है। एक और होता है कथकली कहाँ का होता है, तो अभी मैंने बताया था वो होता है केरल का। ठीक है, आई होप ये सभी समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन क्रेकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से एक है? तो दो लोग मिलकर लिखे थे, जो कि एक था आयुष्मान खुराना और एक उनकी बीवी जिसका नाम है ताहिरा कश्यप, ये याद रखना, ताहिरा कश्यप। तो ताहिरा कश्यप और आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखी गई ये बुक थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं। अच्छा एक और पॉइंट याद रखना है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा भी एक बुक लिखा गया था जिसका नाम क्या है, एन ऑर्डिनरी लाइफ आ मेमोर, ये आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, रानी मछैया एक मतलब किस प्रकार की लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा वो भी ये नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उम्मत थाट, इसको आपको याद रखना है। आई होप ये सभी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।